गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का प्री टाइम बैच में जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हम लोग की चल रही थी वहां पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री का पूरा सेक्शन खत्म हो चुका है। यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज की जो हम लोग की क्लास है ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्लास है। और यहाँ पर हम लोग यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से, ठीक है। अर्थात गांधी जी के आगमन के पश्चात जहां से मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था उसके बाद से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग का जो मेन उद्देश्य होगा दोस्तों, एक बात समझिए, हम लोग का मेन उद्देश्य बस ये होगा कि हम लोग प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को समझे, एक अप्रोच को समझे कि किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए किस अप्रोच को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से फिर एक बात बता दे रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन पेपर को लेकर के ये डाउट मत करिए कि ये तो यूपीएससी में आया क्वेश्चन है तो मैं पीसीएस दे रहा हूं अगर, तो मैं इसकी तैयारी क्यों करूं, ऐसा बिल्कुल मत रखिएगा। क्वेश्चन चाहे यूपीएससी के हो चाहे पीसीएस के हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग दोनों तरह की प्रैक्टिस करिए, जो दोनों क्विजेस चल रही है आप लोगों के साथ साथ में, जो एमसीक्यू कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उन दोनों को देखिए साथ में। अब समझने का प्रयास करें दोस्तों, जो पहला टॉपिक है यहाँ पर वो है गांधी जी के आगमन के पश्चात जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो नेशनल मूवमेंट था, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो 2021 में आया था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। और 2021 की जब हम लोग पिछले साल रिवीजन बैच ले रहे थे तो वहां पर मैंने खुद एक क्लास ली थी जहां पर मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। तो वहां पर मैंने प्रॉपर बताया था कि 8 अगस्त 1942 ये जो डेट है, इस डेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन प्रश्न में दिए हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात हो रही है यहाँ पर, कि द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। 8 अगस्त 1942 की बात है, ध्यान दीजिएगा, क्लियरली समझने का प्रयास करिएगा। फिर कह रहा है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग, ये जो टॉपिक है 8 अगस्त 1942, चूंकि ये तो हिस्ट्री का इतना फेमस डेट है और इसको मतलब बहुत ज्यादा याद करना भी चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को जो वर्धा में कांग्रेस की कमेटी जो वर्धा में बैठी थी, वर्धा महाराष्ट्र में, वहां पर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन ले आएंगे। उसी प्रस्ताव को फाइनल सहमति दी गई थी ग्वालियर टाइम बॉम्बे में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, वो यहां पर आप लोगों का सही होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2021 के प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को अगला प्रश्न दिखाऊं तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है साहब साहब। कह रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, ठीक है। कह रहा है कि कौन, ये 4 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आप लोगों के सामने, और कह रहा है इन चारों में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, जो एक भारतीय धार्मिक गीति काव्य था, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। अब नाम से थोड़ा समझिएगा, कह रहा है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अर्थात जेल में बैठ के कोई कविता लिखी जा रही है, कोई गीत का ट्रांसलेशन किया जा रहा है। और ये जो काम है, ये काम किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने जब वो यरवदा जेल में बंद थे, जहां पर वो पुनः पैक्ट हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत आया था। उस दौर में सविनय अवज्ञा के बाद जब वो जेल में बंद थे तब उन्होंने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना की थी, ठीक है। अब हो सकता है कि ये प्रश्न आप लोगों ने कभी पढ़ा ना मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। हम लोगों ने भी चीजें डिस्कस की, वहां पर हमने इस टॉपिक को नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बाउंसर होते हैं, इनको आप लोगों को झेलना पड़ता है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप लोगों को पता ना हो, फिर भी बहुत से लोग मोहनदास करमचंद गांधी गेस करके आ जाएं, क्योंकि जनरली सॉन्ग्स की रचना जो है वो गांधी जी के द्वारा की गई थी उस टाइम में। तो इन चारों में से गांधी जी का नाम ज्यादा लगता है कि सटीक इसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में, उसमें से आपको 40 से 50 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो कि एग्जैक्टली आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा और उसको एग्जैक्टली आपको आंसर पता होगा। बाकी सभी क्वेश्चन पर आप लोगों को अपने जो है अप्रोच के माध्यम से अपने गेस करना है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है, तुक्का लगाना है, जो भी चीज आप कहिए, ठीक है। जो भी चीजें आप कहिए उन सभी जितने नाम होते हैं इन सब चीजों के, एलिमिनेशन मेथड, तुक्का मेथड, गेस करना, ठीक है, अपनी जो है चेतन मन अचेतन मन का प्रयोग करते हुए आंसर पर टिक करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बी को खेलना, वो सब आप लोगों को करना पड़ता है। लेकिन हर चीज का रीजनिंग रखिए, जो भी आप आंसर चूज करिए, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, उसका कोई ना कोई लॉजिक आपके दिमाग में प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस की आप सीधे एग्जाम में जाकर के गेस करेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अभी से लेकर के, मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मार्च अप्रैल मई, ये जो 3 महीने आप लोगों को मिल रहे हैं, प्रॉपर 90 दिन 100 दिन के अराउंड जो समय मिल रहा है, उस टाइम में आप लोग घर पर बैठ करके टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करिए। कोई ना कोई टेस्ट सीरीज दीजिए, कोई ना कोई एमसीक्यू सॉल्व करिए। उससे क्या होता है
कि जो गेस करने का तरीका होता है, जो एलिमिनेशन मेथड होती है, जो अप्रोच होती है, वो आप लोगों की वहां पर सही होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन आए ना आए, थोड़ा सा अप्रोच पर ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मदनपल्ली के आंध्र प्रदेश की एक जगह है मदनपल्ली, उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 1919 में, ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय चल रहा था, उस टाइम में रॉलेट सत्याग्रह आया हुआ था, उस टाइम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो मदनपल्ली जगह है, यहाँ पर रह करके राष्ट्रगान का बांग्ला से, जो जनगण मन राष्ट्रगान है, उसका बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब बहुत से लोगों को इसका आइडिया एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो अब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद करके रखनी है कि हाँ, ये घटना जो है उस टाइम में घटी थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर मदनपल्ली में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित एक आश्रम था, वहीं पर उस आश्रम में रह करके उन्होंने जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसी टाइम में जो उस जिस आश्रम में रह रहे थे, जिस कॉलेज का जो आश्रम था, वो जहां पर वो रह रहे थे, उसके जो प्रधानाध्यापक थे, उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, मार्गरेट कजन जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा ही इस जनगण मन का जो सॉन्ग्स की जो वो होती है ना, धुन धुन तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मदनपल्ली के संदर्भ में यहाँ पर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में 1919 के टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब चीजों को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि गांधी इरविन समझौते में 2020 में आया वो प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, गांधी इरविन समझौते की बात हो रही है। वही गांधी इरविन समझौता जो हमने बार बार डिस्कस किया कि 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। तो ये आप लोगों को डेट याद रखनी है, आप लोगों को चीजों को, फैक्ट को समझना पड़ेगा कि कौन घटना कब घटी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा के बाद होता है आप लोगों का फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, जहां पर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो कांग्रेस को पार्टिसिपेट कराने के लिए एक गांधी और इरविन के मध्य में एक समझौता किया जाता है, और उसी समझौते के बाद, ये 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद फिर 26 से 31 मार्च 1931 के मध्य में कराची अधिवेशन होता है। तो ये पूरा घटनाक्रम समझना है आप लोगों को। ठीक है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप घटनाक्रम को समझेंगे, आप फ्लो को समझेंगे, तो आपके टॉपिक्स अच्छे से तैयार यहाँ पर होते चलेंगे। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में क्या सम्मिलित था। पहला है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। अब 2-3 चीजें में समझेगा, मैं सिंपल सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ हिंदी में गोलमेज सम्मेलन पढ़े होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती क्या चीज है। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। हम लोगों की अप्रोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि यूपीएससी पीसीएस कोई भी अगर जो पेपर देता है, जो क्वेश्चन देता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, हम लोग मैक्सिमम चीजें अटेम्प्ट कर सके। देखिए, नंबर आपको पाना है, यूपीएससी गलती करता है, आप सब जान रहे हैं कि अभी पीसीएस ने कितने आंसर की गलती दिए हुए थे। ठीक है, अभी तो शायद मैं देख रहा था कि न्यूज की एक आरटीआई में उन्होंने बोला कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की जो आंसर कीज होती है, वो हमारी बौद्धिक संपदा होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो हमारे पर ये बाध्यता नहीं कि मैं उसको पब्लिक करूं। ऐसा आयोग ने भी, शायद मैं देख रहा था कहीं पर, मैंने देखा था। तो समझिएगा, आप लोगों को अपनी तरफ से सही रखना है, अपनी तरफ से सारी अप्रोच आप लोगों को सही रखनी पड़ेगी। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना एक कथन सत्य है। भाई, गांधी में समझौता हुआ इसलिए था, और इसी के बाद सेकंड जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गांधी जी वहां पर पार्टिसिपेट किए थे। फिर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर बात कर दिया फिर से क्या, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस की बात कर रहा है। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो ये तो बात यहां पर सही है, समझिएगा। गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो वहां पर जो अध्यादेश उस टाइम में पास किए गए थे, उसको वापस लेने के लिए यहाँ पर एक समझौते पर साइन किया गया था। लेकिन समस्या समझिएगा फिर से, जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यूपीएससी ने किया, तो सविनय अवज्ञा को कर दिया इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर लिखा था, हिंदी इंग्लिश में कुछ अंतर कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी गलतियां कर रही है आयोग, अपने को दोनों तरफ से बैलेंस लेकर चलना है। अगर आप समय मिल पा रहा है आपको, आप एग्जाम पेपर में इंग्लिश के जो कीवर्ड्स दिए उसको देख पा रहे हैं, तो इंग्लिश के कीवर्ड्स के आधार पर आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा कि पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु तो गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति दी गई। यहां पर एक बात समझिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी
पुलिस की जातियों की जांच नहीं कराएगी, ठीक है। तो इस पर तो वो राजी कभी नहीं हुए थे, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। फिर कह रहा कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, तो उन राजनीतिक कैदियों की यहाँ पर रिहाई की गई थी जिन पर हिंसा का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4 सही हो गया, थर्ड यहाँ पर गलत हो गया, इसका आंसर हो गया केवल बी। तो ये अप्रोच आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी है कि हमने गांधी इरविन समझौते को अच्छे से पढ़ा है, हमने पूरी उसकी एक फ्लोज को समझा है, स्ट्रक्चर को समझा हुआ है। गांधी इरविन समझौता में प्रॉपरली ये बात क्लियर थी कि पुलिस की जाति जांच हम नहीं करेंगे। गांधी जी के कुछ प्रस्ताव जो अस्वीकृत किए गए थे उसमें ये प्रस्ताव शामिल था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहीं पर एक प्रस्ताव हुआ था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी से छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया था। ये आपका 2020 का एक क्वेश्चन था। अब अगर मैं अगला प्रश्न आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर, तो हम लोग अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अंग्रेजी में सिविल डिसोबीडियंस शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि इसका हिंदी अनुवाद असहयोग आंदोलन किया गया था, जो कि एक त्रुटिपूर्ण है। अब ऐसी गलती आयोग करती है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग के बस में तो कुछ है नहीं, हम लोग को भाई जो भी चीज है उसी में नंबर अचीव करके अपने को कट ऑफ से ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आप लोग, 2019 का प्रश्न है। 2019 में जो प्रश्न आए हुए हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कह रहा कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश जो शासन था उसके संदर्भ में कुछ बातें दी हुई है, ठीक है। पहला बात कर दिया कि महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो आपको पता होगा कि अफ्रीका में उन्होंने जो नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, अगर मैं एग्जैक्टली सही हूँ तो हाँ, नटाल कांग्रेस की जो स्थापना थी वो उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी कि गिरमिटिया जो प्रणाली है उसको समाप्त किया जा सके। लॉर्ड चम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। एक बात समझिएगा, आपके पेपर में जब प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, और क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं शब्द आता है, उस नहीं शब्द को बिल्कुल सर्कल मार करके रखना है आप लोगों को। अगर वो आप मार्क नहीं करेंगे तो होता क्या है, हम ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और हम सीधे आंसर पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जनरली गलती पता है कहां पर होती है, यहाँ पर। अगर ये पूछा होता कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है तो हम नहीं पढ़ते ही नहीं, हम सीधे आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने एग्जैक्टली देखा कि हम लोग की जो डेली 10 क्वेश्चन की क्विज चलती है हम लोग के टेलीग्राम चैनल पर ओपन चलती है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो डेली 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैसेज करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। फिर हम बताते हैं कि नहीं देखिए इस क्वेश्चन में निगेटिव स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा है। तो ये गलतियां स्टूडेंट बार बार करते हैं, इन गलतियों से हम लोग को बचना है। इसके लिए जहां पर भी पेपर में आप लोगों को नहीं शब्द मिले तुरंत मार्क करिए, ठीक है। तो गांधी जी ने विश्व युद्ध का जो हो रहा था, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हो रहा था, वान कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन करने की बात कही थी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। फिर कह रहा कि भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये बात सही है। अब सविनय अवज्ञा के टाइम में जब कांग्रेस वालों ने जाकर के नमक कानून को तोड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, तो सारे कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस को एक अवैध पार्टी के तौर पर घोषित कर दिया गया। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है, केवल बी वाला स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों का सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए। कुछ घटनाएं दी है, मैंने कहा था कि पीसीएस में क्रोनोलॉजी बार बार पूछता है। देखिए यूपीएससी वालों ने भी वही पूछा है, यूपीएससी वालों ने भी क्या पूछा है, एक क्रोनोलॉजी आप लोगों को बतानी है कि क्रोनोलॉजी इसका क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, हम लोग को तो सारी मूवमेंट पता है, हमने तो सारी चीजें याद करके रखी है ऑलरेडी, तो हमको बस एक बार देख लेना जल्दी से। अच्छा, यूपीएससी वाले थोड़े से बहुत भोले भाले स्वभाव के, उन्होंने इतना सिंपल क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि ये तो मतलब किसी को नहीं पता हो तो भी वो सही कर देगा। देखिए कैसे कह रहा कि रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो आपको पता है कि जब आईएनए में मुकदमा चल रहा था, इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ लाल किले में मुकदमा चल रहा था, तो उसके बाद 1946 के टाइम पर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था। तो ये कथन यहाँ पर सही हो गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको पता है भाई 1942 में ये घटना घटी थी, ठीक है। हम डेट पर जा ही नहीं रहे, हम तो अभी साल की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और ईयर से देखिए आपका कितना आसानी से काम चल जाएगा। यूपी पीसीएस वाले जो होते हैं वो थोड़ा खेल करते हैं यहाँ पर। वो खेल क्या करते हैं, वो दे देंगे कि सविनय अवज्ञा कब हुआ था, कराची कब हुआ था, इरविन समझौता कब हुआ था, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, इसका क्रोनोलॉजी आप लोग लगाइए। वहां पर डेट याद करना, आपको पूरी घटनाक्रम एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। यहां पर आप बस ईयर का आपको आइडिया को तो आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। कह रहा कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 भाई। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर आप लगा दीजिए कि तीसरा दूसरा एक, ये वाला जो क्रम है इस क्रम में इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, यूपीएससी वाले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, पीसीएस वाले भाई थोड़ा सा डेट समय के साथ थोड़ा खेल करते हैं। तो इसके संदर्भ में पीसीएस वाले को मैं टफ मानता हूं यहाँ पर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग। अगला क्वेश्चन कर 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। अच्छा, जब हम लोग पूरे पेपर को देख रहे हैं तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं
हमने पूरे प्री टाइम बैच में जो क्लासेस की हैं, जो चीजें समझी हैं, उन्हीं सब में से टॉपिक्स आ रहे हैं, उन्हीं सब में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? यहाँ पर देखिएगा, बटलर कमेटी का उद्देश्य पूछा हुआ 1927 की। 4 विकल्प यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। बटलर कमेटी, आपको याद होगा बटलर कमेटी मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली पढ़ाया था, और मैंने आप लोगों से वहां पर कहा था कि भारत सरकार था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी वहां पर उस टाइम पर, वो और देसी रियासत, जो देसी राजाओं थे, उनके बीच में संबंध सुधारने के लिए एक प्रांतीय कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था बटलर कमेटी। इसको हम लोग भारतीय राज्य समिति के नाम पर भी जानते थे। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और देसी रियासतों के मध्य में जो संबंध है उसको अच्छा किया जाए, उसको सुगाड़ बनाया जाए और मजबूत किया जाए। ठीक है, तो बटलर कमेटी बेसिक कमेटी थी, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली डिस्कस किया था इन चीजों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर 2015 में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 विकल्प है यहाँ पर आप लोगों के सामने। कह रहा है कि रॉलेट अधिनियम जो है, रॉलेट एक्ट जो है, वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह कौन सा हो गया? 1919 में जो कांड कटा हुआ था, ब्लैक कानून जिसको कहा गया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून जिसको हमने माना था, हमने पढ़ा था उसके बारे में, उस कानून की यहाँ पर बात कर रहा है। और रॉलेट सत्याग्रह के लिए एक सेडिशन कमेटी बनाई गई थी 1917 में, जब वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सिडनी रॉलेट ने। इसी के नाम पर इस कानून को हम लोग रॉलेट एक्ट मानते हैं। ठीक है, तो सिडनी रॉलेट अध्यक्ष थे किसके? सेडिशन कमेटी के। सेडिशन कमेटी ने क्या दिया था? रॉलेट अधिनियम दिया था। तो पहला कथन यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। अगला कथन कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली समझाया था चीजें कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पर 3 संगठनों की हेल्प ली थी। ठीक है, 3 कौन कौन संगठन थे? खिलाफत संगठन का हेल्प लिया था, सत्याग्रह सभा एक बनाया था, और एक आप लोगों को था यहाँ पर होम रूल लीग, जो कि तिलक और एनी बेसेंट का था। तो इन तीनों की सहायता से गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया था। तो ये बातें आप लोगों को हमने प्रॉपर क्लास में डिस्कस की हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अब थोड़ा चीजों को और समझिएगा। जहां पर अगला थर्ड ऑप्शन जो है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। तो भाई कैसे हो सकते हैं? साइमन कमीशन आप लोगों का आया था 1927 में। 1919 के 10 वर्ष बाद इसका गठन होना था। 2 वर्ष पहले गठन किया गया था, 1927 में इसका गठन हुआ था। और वहां पर जब साइमन कमीशन 1927 में आया था, 1928 में धरना प्रदर्शन हो रहा था, गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जो पुलिस कप्तान सैंडर्स ने उसकी मृत्यु की थी, उनके खिलाफ क्या हुआ था? भगत सिंह और इन लोगों ने मिलकर के उसको गोली मार दी थी। तो ये सीक्वेंस हमको याद है, हमको एग्जैक्टली पता है कि भाई साइमन कमीशन तो हो ही नहीं सकता। तो पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? केवल 1 और 2 कथन यहाँ पर हम लोगों का सही है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, और देखो हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? यहाँ पर तंजौर तट की बात हो रही है, और मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को 2-3 चीजें याद कराई थी। मैंने कहा था कि जब भी आप सविनय अवज्ञा पढ़ेंगे तो किस तट पर कौन व्यक्ति शामिल था, किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तंजौर तट के संदर्भ में 4 विकल्प है। कह रहा है कि एक चिदंबर पिल्ले थे, एक के कामराज थे, एक सी राजगोपालाचारी थे, और एक एनी बेसेंट थे। आप लोगों को ये बताना है कि तंजौर के तट पर, तंजौर जो तमिलनाडु का एक तट है, तंजावुर तट इसको भी हम लोग कहते हैं, वहां पर किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का? ठीक है, तो आपको पता होगा जो राजगोपालाचारी थे, वो उन्होंने तृष्णापल्ली से वेदरायण, तंजौर तट पर तृष्णापल्ली से वेदरायण के मध्य में इस अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, राजगोपालाचारी। यहाँ पर आप लोगों को और चीज याद होनी चाहिए कि मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया था कि पश्चिम उत्तर प्रांत में, सीमांत प्रांत में जो है, वहां पर सीमांत गांधी नाम से एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती था उनका, रेड आर्मी जो कहा जाता था, उनके नेतृत्व में वहां पर आंदोलन हुआ था। आपको पता हो कि बंबई में जो मेन केंद्र बिंदु था इस आंदोलन का, वो था धरसना नामक जगह, जहां पर सरोजनी नायडू थी, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी थे। ठीक है, और ये सारे व्यक्ति वहां पर नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं कि कौन व्यक्ति कहां पर नेतृत्व कर रहा था, ये आप लोगों को प्रॉपर वहां पर याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहां से बार बार बनता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। ठीक है, देखिए मेरा जो उद्देश्य है, हम लोग उद्देश्य है कि हम लोग अप्रोच को समझे और हम लोग अप्रोच समझने पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमने 5-6 सालों के पेपर देखा, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कहां तक जाएंगे ये हम लोग का कोई डिसाइड नहीं हो सकता। हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन और देखेंगे, जहां पर हमें लगेगा कि हाँ अब सफिशियंट हो चुका है, क्वेश्चन हो चुके हैं एनफ की आप लोगों को अप्रोच समझ में आ जाए, वहां पर हम लोग इस सेक्शन को यहाँ पर बंद कर देंगे।
कह रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था, मैं जब पढ़ा रहा था 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई इसको याद कर लेना, इसको भूलना मत, क्योंकि लाहौर का अधिवेशन ऐसा अधिवेशन है कि जिसने कांग्रेस की बहुत सारी चीजों को चेंज किया था। हमने रावी की तट पर झंडा फहराया था, जवाहरलाल नेहरू उसमें अध्यक्ष बने थे। उसके बाद लाहौर कराची का अधिवेशन 1931 में, उसने पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया था, यहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज को लिया था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज हुई थी। तो लाहौर अधिवेशन मैंने आप लोगों से प्रॉपर कहा था कि याद रखना है, तो मतलब याद रखना है, ठीक है। कोई यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने इसका नहीं है, चीज समझिएगा। कह रहा कि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो सही बात है, हमने यहाँ पर कहा कि भाई अब हमको चाहिए स्वशासन। आपको पता होगा इससे पहले नेहरू रिपोर्ट दी गई थी जहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, और कांग्रेस के जो युवा नेतृत्व था वो उस नेहरू रिपोर्ट से बहुत नाराज था, बहुत दुखी था, ठीक है। अब उसके बाद समस्या क्या होती है कि नेहरू रिपोर्ट को माना नहीं जाता है, समस्या पूरी बढ़ जाती है। तो जो कांग्रेस के युवा नेतृत्व था, गांधी जी ने नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया इस लाहौर अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में, और वहां पर स्वशासन की बात की गई, ठीक है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये कैसे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ध्यान समझिएगा। फिर कह रहा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय तो कराची अधिवेशन में लिया था, ये भी गलत हो गया। सी और डी गलत हो गया। अच्छा, ए और बी में कुछ कंफ्यूजन हो गई, एक बार मैं फिर से देखता हूं इसको कि क्या कंफ्यूजन हुई है यहाँ पर। चलिए, पहला कह रहा कि कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, और कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1931 और 1929 इन दोनों की घटनाओं का जो अंतर है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये घटना घटी थी आप लोगों की 1929 में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर, कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था, पूर्ण स्वराज यहाँ पर तय किया था और स्वशासन जो है आपका आगे तय किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये आप लोगों को ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा, किस कीवर्ड्स का बस यहाँ पर अंतर आप लोगों के सामने आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का हो गया। अगर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं तो हम लोग अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये रहा, ठीक है, कि 2013 पर हम लोग आ चुके दोस्तों, 2013 पर हम लोग आ गए। इसमें तरह 100 ही क्वेश्चन आते, तो क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं यहाँ पर आने वाले। आप देख रहे हो कि बहुत एक एक दो दो प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है। बाकी हिस्ट्री से और 10-15 क्वेश्चन आते हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर, मिडिवियल और एंशिएंट मिलाकर के आते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, ये प्रश्न है। तो मैंने डिस्कस किया भाई, आप लोगों को मैंने बताया कि 1927 में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ 7 विदेशी व्यक्ति शामिल थे, भारतीय कोई शामिल नहीं था। इसके कारण से इसका हमने विरोध किया था, गो बैक साइमन का नारा लगाया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। तो आप देखिए सीक्वेंस समझिए कि हम लोग को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हम लोग की चीजों से मिल रहा है। मैंने आप लोगों को डिस्कस किया साइमन कमीशन के बाद जो घटनाक्रम घटे थे, वो घटनाक्रम कैसे घटे थे, हमने उन सब चीजों को देखा है, ठीक है। ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम यहाँ पर बंद करते हैं क्लास। हम लोग की हिस्ट्री की पूरी क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग चीजों को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि हमने यहाँ पर जो एमसीक्यू देखा है उसी के सहारे आप लोगों को इसके बाकी के भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। हम 2013 तक हमने देख लिया, 2013 के बाद जो भी ईयर, 2013 से पहले के जो भी ईयर क्वेश्चन होंगे वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, यहाँ पर 4 विकल्प है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, वेवल योजना और साइमन कमीशन, ठीक है। अब 2-3 चीजें समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन था 1942, कैबिनेट मिशन आई थी 1946, क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था 1942, वेवल योजना सिमला सम्मेलन 1945 और साइमन कमीशन 1927। तो ऑलरेडी भाई जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा वो क्रिप्स प्रस्ताव के समय पर ही तो होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग की हिस्ट्री की प्रॉपर पूरी क्लास खत्म हो जाती है। एक दो जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बचा हुआ है, मैंने पूछा था शायद एचपी सर का और निशान सर, कुछ क्वेश्चन बचे हुए, जो बचे होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे प्रॉपरली। आप लोगों की मैं आज हिस्ट्री क्लास यहाँ पर खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनका रिवीजन करिए और चीजों को दोहराइए। दोहराना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि प्री टाइम बैच में आप सिर्फ क्लासेस करते जा रहे हैं और आपकी चीजें तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्री टाइम में जो भी क्लासेस आप लोग कर रहे हैं उन क्लासेस के बाद आप लोग वीक में एक दिन का डिसाइड करिए और उस दिन जो भी आपने 5 दिन 6 दिन में चीजें पढ़ी होंगी, उनको नोट्स बनाए होंगे, उनको प्रॉपर रिवीजन करिएगा। बिना रिवीजन के पूरी प्री टाइम बैच जो है आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं करेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो रिवीजन को आप लोग उतना ही समय देना है जितना आप लोग प्री टाइम बैच को यहाँ पर समय दे रहे होंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।